ओके, तो हमने केरोसिन वाली कुछ बातें वो करी थी। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो सब के सब पानी से रिएक्शन करते हैं और लिथियम के सिवाय सब बहुत एक्सप्लोसिव, बहुत धमाकेदार रिएक्शन करते हैं, राइट। अब लिथियम धीरे क्यों करता है, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं है, बट फिर भी एनसीईआरटी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली लिथियम का एटम बहुत छोटा है, तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। बाकी सब एटम बड़े तो इलेक्ट्रॉन फटाफट दे देते हैं, इसलिए वो रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। याद रखना, सब के सब पानी से रिएक्शन करते हैं। Na और पानी की रिएक्शन धमाकेदार होती है, तो पता ही है। पोटेशियम वाली और धमाकेदार होती है, बस लिथियम वाली है जिसमें धमाका थोड़ा रह जाता है, ठीक है। तो इस पूरे बड़े पैराग्राफ में इस तरह से लिख दो कि एक्सेप्ट लिथियम सब की रिएक्शन धमाकेदार है। रिएक्शन क्या होगी वो तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हो। Then reactivity towards डाइहाइड्रोजन, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एल्कली मेटल से फट से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक आयनिक हाइड्रेट बन जाएगा, जो कि अपन ने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ फजान्स रूल्स। ध्यान से देखो, फजान्स रूल्स ही है, पढ़ लो एक बार तसल्ली से। ठीक है, अगला पैराग्राफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर में बहुत सारी बातें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर देखने के लिए, समझने के लिए एक ब्रह्मास्त्र पहले से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें लिथियम सबसे ऊपर आता है, तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेके पोटेशियम आ गया, लेके बार बार सरकार का नाम Na आ गया। रुबिडियम सीजियम से हमें कोई ज्यादा मतलब भी नहीं। तो रिड्यूसिंग पावर में क्या जवाब होगा तो ऑलरेडी पता है। हाँ, ये उसको थोड़ा समझा रहे, जरूरत नहीं कि पहले आप Na का बनाओ Na गैस, फिर Na गैस का बनाओ Na प्लस गैस, फिर Na प्लस गैस को पानी में डालो। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, पहले उसका सब्लिमेशन हो रहा है, अलग कर रहे हैं, फिर आयोनाइजेशन हो रहा है, फिर हाइड्रेशन हो रहा है। कुल मिला के काम कितना अच्छा होगा दोनों, तो हमें पहले से ही पता है कि लिथियम में काम सबसे अच्छा होगा। यस और नो? तो ये जो बातें कह रहे हैं वहां पे छोटा सा लिख दो, यूज ECS, यूज ECS। फिर आइए लिक्विड सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। मिला? मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। ऐसा कैसा एल्कलाइन अर्थ में भी आएगा थोड़ी देर बाद में, बट यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ रिविजन करना होगा, टाइम बचा लेंगे। यहाँ पे तसल्ली से पढ़ते हैं, खूब सवाल आते हैं इस पे। देखना, सुनना। साइंटिस्ट ने देखा कि अगर लिक्विड अमोनिया में कोई एल्कली मेटल मिला दे तो वो सॉल्यूशन नीले रंग का हो जाता है, राइट। और बड़ी अजीब बात ये देखी कि अगर आप
लिक्विड अमोनिया में सोडियम डालो तो नीला कलर आता है, ये अजीब बात नहीं है। अगर सोडियम डाला तो नीला कलर आया, पोटेशियम डालने पे भी वही नीला कलर आया। अगर 1 लीटर अमोनिया में 1 मोल सोडियम डाला, 1 लीटर अमोनिया में 1 मोल पोटेशियम डाला, तो दोनों का कलर ब्लू है और एग्जैक्टली सेम शेड है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो। अगर मैं उन दोनों बर्तनों को जैसे पीछे छुपा दूं और फिर बताओ कौन सा है, तुमसे पूछो कौन सा है, तुम नहीं बता पाओ क्योंकि एक जैसे दिखते हो, राइट। तो अजीब बात ये भी ब्लू कलर आया, अजीब बात ये कि सेम ब्लू कलर आया, राइट। अच्छा, फिर लोगों ने देखा ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये कंडक्टिविटी के मामले में बहुत आगे है, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी है। और रिसर्च करी तो मालूम पड़ा कि दुनिया के सभी सॉल्वेंट्स में सभी सल्यूट मिला ले या कोई भी सॉल्वेंट में कोई भी सल्यूट मिला ले, कोई भी सॉल्यूशन बना लीजिए आप, उन सब की कंडक्टिविटी इससे कम है। दिस इज द मोस्ट कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मटेरियल नहीं, दिस इज द मोस्ट कंडक्टिंग सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और उसकी कंडक्टिविटी तो मेटल्स के जैसी है, मेटल्स तो अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। ये बात भी उन्होंने देखी, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी व्हाट्सएप आ जाएगा, समझो उसको, ताकि जब उसे पढ़ो कि उसे अपने नोट्स में कॉपी करो तो यू नो क्या बातें हो रही थी। तो भूमिका बना रहा हूं, लिक्विड अमोनिया में जब कोई एल्कली मेटल डाला तो लोगों ने क्या देखा, ब्लू कलर आया। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज कोई भी एल्कली मेटल डालो यू गेट द सेम ब्लू कलर एंड दैट ब्लू सॉल्यूशन is highly conducting. It is the most conducting solution in the world and its conductivity is in the range of metals which are good conductors, right? Solutions इतने conduct नहीं करते जितना ये solution करता है। फिर लोगों ने ये भी देखा, this blue solution is a very good, it's an extremely strong reducing agent। ये बेंजीन को झट से रिड्यूस कर देता है, जबकि बेंजीन H2PD से रिएक्शन नहीं करती, याद है। बट याद करो बेंजीन का बर्स्ट रिडक्शन कराया था, तो बर्स्ट रिडक्शन में क्या होता था, Na लिक्विड अमोनिया, तो यही तो था वो, यही तो था। पर बेंजीन का बर्स्ट रिडक्शन खटक से करा दिया था। तो जो बेंजीन रिडक्शन के प्रति बहुत एलर्जिक था, नहीं मेरे को रिड्यूस मत करो, मेरी एरोमेटिक से मत तोड़ो, बोला नहीं तुम्हारे कुछ भी हम रिड्यूस कर देंगे। तो दिस blue solution was found to be a very strong, very powerful reducing agent। ये भी लोगों ने देखा। तो अब और भी बातें बताऊंगा, अब जो भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए उनसे ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, फिर लोगों ने देखा कि यदि इस ब्लू सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए, इट इज अलाउड टू स्टैंड, पड़े रहने दो, तो द ब्लू कलर डिसअपियर्स, गायब हो जाता है and hydrogen gas is released, कलर गायब हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी समझ में आनी चाहिए बात, ओके। अच्छा, ये देखा कि जब आप उसमें मेटल मिलाते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू बनता है और वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब अकेले छोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जब और मेटल मिलाते हैं तो जब मेटल की कंसंट्रेशन 3 मोलर ये उससे ज्यादा होने लगे तो इस ब्लू सॉल्यूशन में एक ब्रॉन्ज, एक कॉपर कलर की परत, एक मलाई आने लगती है। और अगर फिर भी डालते रहे तो वो पूरा ही ब्लू के बजाय ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, कांसे के कलर का हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा देखा। और ये भी देखा कि पहले जब मेटल डाला तो वो पैरामैग्नेटिक था, जब मेटल और डाला, जब मेटल बहुत ज्यादा डालते हैं तो उल्टा पैरामैग्नेटिक से वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। अगर मेटल डालने पे सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक हुआ है तो और मेटल डालने पे और पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट लोगों ने क्या देखा, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। एनसीईआरटी ने लिखा। अब इन सारी बातों को समझने के लिए कुछ बताया जाए, क्या क्या उन्होंने देखा। तो देखिए, कुछ नहीं लिखना है, सब मैंने अच्छे से लिख दिया है और वो भी व्हाट्सएप भेज दूंगा, समझ लो, फिर घर पे कॉपी कर। सोडियम जो है उसमें मेटालिक बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है, ये बेकार है, बेकार।
तो बड़े आराम से सोडियम का एटम एक दूसरे से अलग हो सकता है, एक तरह से उसको बड़े आराम से अलग कर सकते हो। और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कोई बहुत खास नहीं है, तो ये कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है। और वहां पे अमोनिया है, तो अमोनिया क्या करेगा, जैसे पानी सॉल्वेशन करता है, हाइड्रेशन करता है, तो अमोनिया के पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी तो जुड़ सकते हैं। हाँ या ना? जब Na+ से पानी जुड़ सकता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो ये क्यों नहीं जुड़ सकता? ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, और जोड़ देते लोग, ये लोन पेयर आ गया, ये H, ये H, ये H। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर भी कुछ मदद मिलेगी, लेकिन इस बार हाइड्रोजन में जो Δ+ है वो जुड़ेगी ऐसे। हाइड्रोजन पे जो Δ+ है, लोन पेयर में दूर रखो नेगेटिव से और ऐसे जोड़ दो। यदि पानी होता तो तुम हाइड्रेटेड बोलते हैं इसको, हाँ या ना? लेकिन अमोनिया है तो मैं अमोनिएटेड वर्ड यूज कर लूं, चलेगा? पानी होता तो क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। ये एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया ने घेर लिया तो क्या बोला? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, राइट? किताबें इस चीज को ऐसे लिख देती है, Na फिर अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स को फिक्स करिए तो X लिख दिया प्लस, और इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया कुछ मॉलिक्यूल फिक्स किया तो Y लिख दिया और ये माइनस लिख दिया। ये बात समझ में आई है आपको, राइट? लेकिन इनसे हमारे वो जो बातें वो तो समझ, पहले वो तो देखिए। सबसे पहली बात क्या बताई कि ब्लू कलर आता है, बट इंपॉर्टेंट बात नहीं ब्लू आता है, इंपॉर्टेंट बात है सब में एक जैसा आता है। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा अमोनिया में और अमोनिया आगे घेर लेगा तो पोटेशियम में तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन चाहे सोडियम से आए चाहे पोटेशियम से आए, कोई फर्क है क्या? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के लिए तो वो वैसा ही है। तो सब में अगर आप लिक्विड अमोनिया में सोडियम डाले या पोटेशियम डाले तो वहां पे सो कॉल्ड फ्री छोटा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे फ्री नहीं है, अमोनिया ने घेर लिया है, फिर भी इलेक्ट्रॉन तो अकेला है ना। इन लोगों ने साथ दिया, इलेक्ट्रॉन तो नहीं आया, अकेला इलेक्ट्रॉन रंग लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग पावर लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे माहौल में तुम रहोगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आके बचीड़ मार देगा तुमको। याद करो बर्थ रिडक्शन में यही कराया था, इलेक्ट्रॉन आता था, याद आया? वो पाई बॉन्ड के भिड़ता था, एक को बनाते थे माइनस, दूसरे को बनाते थे डॉट, एक को माइनस और दूसरे को डॉट। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई ना कोई आगे बचीड़ खा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, फिर कंडक्टिविटी, तो भाई मेटल्स में कंडक्टिविटी क्यों आती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी एक तरह से हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बोले वहाँ जाओ, हमारी तरफ से आजाद हो, हाँ या ना? ओके, अच्छा। अब वो 3 मोलर वाली बात, ये 3 मोलर के बाद वो ब्रॉन्ज कलर, कॉपर कलर क्यों आता है, उसका जवाब अभी तक पता ही नहीं चला किसी को। तो अच्छी बात है, हमसे कोई नहीं पूछेगा, तो बस किताबें ये लिख देती है, इट इज, बड़ी बड़ी किताबें लिखती है, छोटी किताब तो चर्चा भी नहीं करती, कि इट इज नॉट येट क्लियर, द कॉपर कलर इज नॉट येट क्लियर, इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर, कि मेटल्स आपस में कोई झुंड बना रहे हैं और उससे कुछ कलर आ रहा है, तो मेटल क्लस्टर सुन लीजिए, बस इतना बहुत है। जब उन्हें नहीं क्लियर हमें, हमसे कौन पूछेगा? तो बोले वो डायमैग्नेटिक वाली बात, वो भी रट्टा मार दी थी कि शुरुआत में पैरामैग्नेटिक और बाद में डायमैग्नेटिक। वो मैं आपको जब एडवांस के लिए वापस पढ़ाऊंगा ये टॉपिक तब बताऊंगा, एक दिन में इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है? फिर वो थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन दे देता है, अगर ये पड़ा रहे तो नीला रंग गायब हो जाता है, पड़ा रहे तो नीला रंग गायब हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जिस तरह से पानी टूट के देता है H+ और OH-, उसी तरह से अमोनिया भी तो टूट के दे रहा होगा NH2+ NH2- एंड H+। H+ और इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या बन जाएंगे? H और H जुड़ के क्या बन जाएगा? H2। तो थोड़ी देर में जो इलेक्ट्रॉन है उसे कोई ना कोई H+ मिल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो नीला रंग गायब हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी आप लिखोगे कुछ नहीं, सिर्फ NCERT पढ़िए, सिर्फ NCERT पढ़िए। व्हाट्सएप आपकी राह पे निकल चुका है।
अब ब्लू कलर क्यों आया वो कोई नहीं पूछ रहा, नहीं कोई समझा रहा। कलर ब्लू आता है, सब में आता है, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग गया। और ये मैंने लिख के आपको व्हाट्सएप में बिल्कुल डायग्राम बना के पॉइंट बाय पॉइंट भेज दिया। चेक करो आप मोबाइल जिनके पास भी है तो क्या भेजा है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के नाम से फाइल है। पहला, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया आर डार्क, पहला पॉइंट। दूसरा, if this blue solution is allowed to stand, the color fades due to formation of metal amide की ये रिएक्शन हुई, देखो मेटल अमाइड बना दिया, NH2 माइनस क्या बोलते हैं, अमाइड, NaNH2 बन जाएगा। फिर above 3 molar solutions are copper bronze colored and have a metallic luster, metal जैसे चमकता है, because metal ion clusters are formed. This solution of metals in liquid ammonia are highly conducting. In this solution the conduction is mainly due to ammoniated electrons. डायग्राम बना दिए पूरे। फिर these solutions are very good reducing agent, नीचे लिख दिया Birch reduction. ओके, अब थोड़े दिनों बाद मेन सेल जब हो जाएगा, या मे बी समटाइम इन द मंथ ऑफ मे, नॉट इन अप्रैल, हम इसे वापस पढ़ेंगे, इसमें 2-4 पॉइंट्स और जोड़ेंगे, वही दूसरी फाइल है ये मेन। मतलब वैसे तो जो एडवांस से पूछा इसमें आ गया है, बट कुछ किताबों ने और भी बातें करी है तो अपन पहली बार में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी अगले महीने पेपर देने जाओ बिल्कुल ये मत डरना करें, कुछ और भी बातें थी वो तो बताई नहीं, हमने जो हमसे पूछी जा सकती वो तो सब पढ़ लिया था, ठीक है। एडवांस के हिसाब से थोड़ा और पढ़ेंगे, मेन से तो कुछ चिंता ही नहीं, ठीक है। चल अब आते हैं यूजेस। अब यूजेस में बड़ा पंगा, यूं पढ़े कुछ याद ही नहीं रहता, इसीलिए असाइनमेंट में क्वेश्चंस में खूब सारे सवाल इसके दे दिए ताकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो याद रहता है कि ये मेटल कहाँ काम आता है। यहाँ पे अपन पढ़े कोई मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल अलॉयज, कोई मतलब नहीं। मैग्नीशियम से आर्मर प्लेट, यहाँ पे देखो एक PbEt4 मिला आपको, PbEt4 ये आपके नॉकिंग में काम आता है। क्या नॉकिंग पढ़ाई है आपको? रिवाइज करते हैं। ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन नंबर, अगर आपके पास इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन कराई आपने Na और Pb के एक अलॉय से, तो PbEt4 या PbMe4, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, ये कंपाउंड बने। तो कभी एंटी नॉकिंग एजेंट्स के जैसे यूज करते थे, पेट्रोल और डीजल में मिलाते थे, पेट्रोल में ज़्यादातर, जिससे गाड़ियों के इंजन में खड़खड़ाहट, नॉकिंग साउंड कम हो। बाद में देखा कि भाई ये जो लेड है बाद में गाड़ी के एग्जॉस्ट में से बाहर आता है, तो आएगा जब गाड़ी में अंदर जाएगा बाद में आएगा, और उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, तो बैन कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखना बताई थी। चलो और सुन, फिर ये बात कर रहे हैं पोटेशियम इज अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। अब इतनी चीजें यूज होती है, क्या याद रखें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। KOH एक बहुत अच्छा बेस है, KOH एक बहुत अच्छा बेस है, तो CO2 जैसी एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इट इज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आपको बोले कि KOH क्यों यूज करते हैं, NaOH क्यों नहीं, तो वो ऐसे कोई ज़्यादा लॉजिक लड़ा नहीं सकते। कोई भी चीज़ कहाँ काम आएगी ऐसे कोई लॉजिक से नहीं सोच सकते। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। पहला, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था।
लिथियम को हवा में जलाया तो क्या बना Li2, सोडियम से Na2O2 और बाकी सबसे सुपर ऑक्साइड। अब बोले ऐसा क्यों होता है, सारे लोग ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते, सारे लोग परऑक्साइड क्यों नहीं बनाते, सारे लोग सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते? तो एनसीईआरटी से अब यहाँ समझा रही कि एक्चुअली अगर केटाइन छोटा है तो एनायन भी छोटा होना चाहिए। अगर केटाइन बड़ा है तो एनायन भी दो वाला लो, बड़ा केटाइन तो बड़ा एनायन, छोटा केटाइन तो छोटा एनायन, या एनायन को जोड़ दिया तो बड़ा हो गया। बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोले नहीं, अगर बड़ा केटाइन है तो बड़े एनायन से स्टेबिलिटी आएगी, बड़े एनायन के साथ बड़ा केटाइन अच्छा लगता है। बोले क्यों? बहुत अच्छी चीज, नई चीज सिखा है। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बार बार आएगा। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला चार्ज या चार्जेस, केटाइन है यहाँ पे चार्ज क्या, +1 -1 +2 -2 क्या है? लैटिस एंथैल्पी, लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? सबसे पहली चीज डिपेंड्स ऑन चार्जेस। और अगर चार्ज ज्यादा होगा, सोच के बताओ, +1 -1 में कूलम्बिक फोर्सेस ज्यादा होंगे या +2 -2 में कूलम्बिक फोर्सेस ज्यादा होंगे? तो चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ेगी, लेकिन चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ेगी। दूसरा है साइज ऑफ द आयन्स, साइज ऑफ द आयन्स। देख लिया तुमने सारा पॉइंट, कैसा पता चले तुमको? डीएनएफ लोग पढ़ाए थे। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। वो क्या कहते हैं, फ्लोरीन वाला होता है ना, कि जिसमें लैटिस एंथैल्पी के कारण वो फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट लैटिस एंथैल्पी बनती है। तो उसमें तीनों नाम लिए थे, तो मैंने तीनों नाम लिए। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला चार्जेस, तो ठीक है, चार्ज बढ़ेगा लैटिस इंटरेक्शन बढ़ेगी। दूसरा साइजेस, या साइज ऑफ द आयन्स। तो देखिए जरा विजुअलाइज कीजिए, यू गॉट अ बिग केटाइन विद अ बिग एनायन और यू गॉट अ स्मॉल केटाइन विद अ स्मॉल एनायन। कब कूलम्बिक फोर्सेस ज्यादा अच्छे होंगे? कब दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर? अगर बड़े आयन से तो पास कितना आओगे भी, छोटे आयन से तो पास क्यों नहीं आओगे? जब अट्रैक्शन है तो दूर जाकर पास आ जाओ। यस और नो? तो स्मॉलर केटाइन, स्मॉलर आयन्स विल फेवर स्ट्रॉन्गर लैटिस। यस और नो? सेंसिबल, इस बात को लिख लिया जाए। अगर आयन्स की साइज बढ़ेगी तो लैटिस लूज हो जाएगा। स्मॉलर आयन्स मेक बेटर लैटिस। अब यहां तक तो क्या ठीक ठाक काम चल रहा है, ये तो बहुत सिंपल है। तीसरा वाला जो फैक्टर है वो खतरनाक है, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, उसे दिमाग में लगाना पड़ता है। तो तीसरा फैक्टर लिखो, रिलेटिव साइज। तीसरा फैक्टर है रिलेटिव साइज। बोले ये क्या बोल रहे हो रिलेटिव साइज? तो भाई आयन्स जो है, या तो दोनों ही आयन्स छोटे हो रिलेटिवली स्मॉल, या दोनों ही रिलेटिवली लार्ज है, राइट? या तो दोनों आयन छोटे छोटे हो, या दोनों आयन बड़े बड़े हो। सॉलिड स्टेट आप पढ़े नहीं हो, उसको यूज कर लेते। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें आपका एनायन है I- और आपका केटाइन है Li+। तो I- एक जाल बिछाएगा,
तो इसके कुछ ऑक्टाइडल या टेट्राहेड्रल में Li+ आएगा। लेकिन I- इतना बड़ा है, उसके वॉइड भी भले ही छोटे होंगे बट फिर भी इतने बड़े होंगे कि Li+ भी उसमें लूज रह जाएगा। Li+ की साइज इतनी छोटी है कि वो वॉइड जो कि छोटा है उसमें भी ढीला है, तो लूज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? तो ठीक है, थोड़ा 15-20% ऊपर नीचे चलता है साइज, बट 90% 80% ऊपर नीचे तो ये लूज पैकिंग में रहेगा, वो अच्छा नहीं है। यस और नो? तो साइज रिलेटिवली मतलब आसपास होनी चाहिए। जितने इनके साइज में डिस्पैरिटी आएगी, एक आयन बहुत बड़ा तो फिर कैटायन भी बहुत बड़ा लेना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं एक तो छोटा, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा कि अरे नहीं, अगर एक आयन बहुत बड़ा है दूसरा बहुत छोटा, तो एक तो बहुत छोटा है भाई। ये जब लैटिस बनाने बैठोगे तो इतना सा छोटा सा आयन उस वॉइड में फिट भी नहीं हो पाएगा टेक्स्ट, इससे तो थोड़ा बड़ा कैटायन ले होगा। यस और नो? तो साइज शुड बी कंपेरेबल, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। यस और नो? या तो दोनों ही आयन बड़े हो तो लैटिस अच्छा बनेगा, क्लोज पैकिंग, या दोनों ही आयन छोटे हो। एक आयन बहुत बड़ा और एक आयन बहुत छोटा, ये बेकार लैटिस होगा, ये लूज लैटिस होगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि अगर एक आयन बहुत बड़ा है तो अब दूसरा भी तुम बड़ा ही ले लो, अब दूसरे को छोटा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो इसको, यही बात एनसीईआरटी का क्या है कि अगर लिथियम नहीं, जो कि छोटा कैटायन है, तो एनायन भी छोटा चाहिए, एक एटम बहुत है। तो जैसे जैसे एनायन कैटायन बढ़ रहा है वैसे वैसे एनायन की साइज भी बढ़नी चाहिए, अदरवाइज आयनिक कंपाउंड का जो लैटिस बनेगा अच्छा नहीं बनेगा। देखो ऐसा कुछ लिखा मिलता है। मिल गया? अब ये तो हमने पढ़ लिया। देखो आज थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लिथियम बनाते हैं ऑक्साइड, सोडियम बनाते हैं परऑक्साइड, बाकी बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब ये समझा कि ऐसा क्यों होता है, सारे ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते, सारे सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो याद भी रखना है क्या होता है, और यहाँ पे लॉजिक भी दिया, तो क्यों वाली बात भी ध्यान में रखना। फिर अब बातें करते हैं कि अगर इनके अंदर पानी डाल दे तो क्या होगा। जो भी, चलो आपने हवा से रिएक्शन करी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, कुछ बना लिया, जो भी आपको सही लगा, आपकी इच्छा अनुसार काम कर लिया। अब यदि इनमें पानी डाल दें तो क्या होगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझ में आ गई। ये सब लोग अपना अपना
पहले तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सब अपना अपना हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये साथ में H2O2 भी बनाएगा, यहाँ पे H2O2 तो बनाएगा ही, साथ में ऑक्सीजन भी दे, तो सब बनाएंगे अपना हाइड्रोक्साइड। परऑक्साइड बनाएगा परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनेगा परऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। और शायद ये रिएक्शन तो पढ़ रखी है तुमने कहीं पे, इमरजेंसी ऑपरेशंस में ऑक्सीजन के लिए, फिर ये H2O2 और टूटेगा और देगा H2O प्लस और O2, ये सांस लेने में काम में आ जाएगी। ये KOH जो CO2 को हटा देगा, ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, KOH देगा, H2O2 देगा और O2 देगा, हाँ या ना? ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली रिएक्शन है, ऑक्साइड गिव्स यू हाइड्रोक्साइड। और इसी वजह इसमें ध्यान रखना, ये भी बहुत सिंपल है। परऑक्साइड कैसा होता है, ये तो जब पानी से रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस गया इसके पास, H प्लस आया इनके पास, यस और नो? तो पहली बात तो हवा से रिएक्शन करने में क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, हो गया। अब जो बन गया उसे पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो सब देंगे अपना अपना हाइड्रोक्साइड। मुद्दे की बात है और क्या देंगे, तो परऑक्साइड वाला होगा तो परऑक्साइड मिल जाएगा, सुपर ऑक्साइड वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, हाँ या ना? यस। तो बोले अभी लिथियम में तो एक और बनता था, लिथियम में तो Li3N भी तो बनता था, बोले इसमें पानी डाल दे, ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नाइट्राइड में पानी डालोगे एक बार H फिर एक बार H, याद करो पहले एक H आएगा तो इमाइड बनेगा, फिर एक बार H आएगा तो अमाइड बनेगा, फिर एक बार H आएगा तो अमोनिया बनेगा, हाँ या ना? तो जब भी इनकी हवा से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये पढ़ लिया। फिर उसे पानी के छींटे मार दे तो क्या बनेगा, वो भी समझ में आ गया, यस और नो? लिख तो लो। चलिए, अब सुपर ऑक्साइड से कलर क्या होता है, ऑरेंज से लेके येलो कलर होता है, पढ़ रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे जब KO2 का रंग देख रहे हो तो KO3 का भी देख लो,
ये ऑरेंज कलर का होता है। ये रट्टा मार दो कैसे बनता है। आपने KOH में ओजोन पास कर दी, KOH में ओजोन पास कर दी तो KO3 बन जाता है जिसका कलर ऑरेंज होता है। नाम क्या देंगे इसको? पोटेशियम ओजोनाइड। पोटेशियम ओजोनाइड रट्टा मार दीजिए। जब CO2 की बात कर रहे हो तो लगे आप CO3 की भी कर दो। राइट, कैसे बनता है कि KOH के अंदर ओजोन पास करे तो CO3 बन जाता है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम ओजोनाइड। कलर क्या है? ऑरेंज। सॉलिड या लिक्विड? स्पाइनिक कंपाउंड है, सॉलिड ही होगा। ऑरेंज सॉलिड या क्रिस्टल्स। ठीक है, अभी देख लिए, बार बार आएगा याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आगे। फिर ये कुछ बोल रहे हैं अगले पैराग्राफ में, जो the hydroxides which are obtained by the reaction of the oxides with water are all white crystalline solids. The alkali metal hydroxides are the strongest of all bases and dissolve freely with evolution of much heat. ये पता है आपको? अगर NaOH को पानी, सॉलिड NaOH को पानी में डालें बहुत हीट निकलती है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डालो बहुत हीट निकलती है, इंटेंस हीट। वो यही कह रहे हैं। पहली बात ये बड़े अच्छे वे से हमको पता है, इस बात हमको पता है। पानी में घुलते हैं हमको ये भी पता है, NaOH पानी में घुलता है, इसे पानी में डालने की हीट निकलेगी। हाँ, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। वैसे इस बात के बहाने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जब भी पानी में डालोगे खूब हीट निकलेगी। और दोनों एक साथ डाल दोगे एसिड और बेस तो रिएक्शन करके और हीट छोड़ेगी। सिर्फ पानी था तो वहाँ दूसरा भी है तो और रिएक्शन करेगी और ज़्यादा हीट निकलेगी। इसलिए वो कभी नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने हैं तो उनको बिल्कुल धीरे धीरे की बूंद मिलानी चाहिए, नहीं सबको एक साथ मिला दिया गड़बड़ देगी। चलिए अब आया हैलाइड्स। दो पैराग्राफ थी। पहले पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि अगर आप इनको बनाएं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड धीरे धीरे कम होती है, और द रिवर्स इज ट्रू फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। फॉर अ गिवन मेटल एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। क्या बोल रहे हैं? अभी थोड़े दिनों पहले अपन ने थर्मो रिवाइज किया था और कराएंगे थोड़ी देर बाद। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जैसे सबसे पहले किसकी बात करी? फॉर फ्लोराइड्स। अगर आपसे Li है, Li Na K क्या Rb है, किसी से इसके एंथैल्पी फॉर्मेशन की बात करूं कि रिएक्शन लिख के बताओ तो हम बोलेंगे लिथियम प्लस 1/2 F2 सॉलिड गैस गिव्स यू दिस सॉलिड। ये एंथैल्पी फॉर्मेशन। फिर सोडियम के लिए, सोडियम व्हिच इज अ सॉलिड 1/2 F2 व्हिच इज अ गैस गिव्स यू दिस व्हिच इज सॉलिड। तो इससे क्या बोल रही है? Standard enthalpy formation value for fluorides becomes less negative as you go down. This is more negative. Say this is minus 600, this is minus 500, this is minus 400, this is minus 300, this is minus 200. Say ये जो बोल रहे हैं उसके वैल्यूज ऐसे बोल सकते हैं, राइट? इसका कारण है लैटिस एनर्जी। Fluoride is a small ion. Lithium is also a small ion, you will get a good lattice. Fluoride is again a small ion, but sodium बड़ा हो गया. Fluoride is again a small ion, but potassium और बड़ा हो गया. Fluoride is still a small ion, ये बहुत बड़ा हो गया. साइजेस में बहुत मिसमैच होता जा रहा है, तो लैटिस लूज होता जा रहा है.
यस और नो। तो अगर बढ़िया लैटिस बनता तो बहुत एनर्जी रिलीज होती, अब लैटिस बेकार है तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। समझ में आई ये बात? अब कहीं पर अटकाओ ये बात। और बाकी हैलाइड्स के लिए उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी साइज बड़ी है तो दे प्रेफर बिगर केटाइंस, तो वहाँ उल्टा हो रहा है। क्लोराइड छोटा एनायन है, बाकी सब बड़े एनायन है, तो ऐसे उल्टा हो रहा है। अगली बात, फॉर a given metal standard enthalpy formation always becomes less negative from fluoride to iodide। तो कोई मेटल ले लिया सोडियम, तो सोडियम के लिए ये एंथैल्पी फॉर्मेशन NaF इसका NaCl कैसे लिख दिया, तो क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि इसका जो डेल्टा H जितना नेगेटिव है उससे कम नेगेटिव है, फ्लोर कम नेगेटिव है, ये उससे भी कम नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसा बोल रहे, लिख लो। अगर वैल्यू -500 है, -400, -300, -200, इट बिकम्स लेस फॉर अ गिवन मेटल। एक बार आपने मेटल फिक्स कर दिया ऐसा होता है, इसमें लॉजिक के पीछे नहीं जाए, बट जो बोल रहे हैं वो लिख लें कि अच्छा ये बोल रहे हैं। देन इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फ्लोराइड का ज़्यादा है, क्लोराइड कम, ब्रोमाइड कम, आयोडाइड। फजांस रूल
जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ यार, फ्लोराइड होगा तो ज्यादा पोलराइज नहीं होगा, माइनस को लेके बैठा रहेगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, वो लिख लो पजांस रूल, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जनरली मैं 11:15 साढ़े 11 बजे लंच कर लेता हूँ। आज तो पेरेंट को टाइम दे दिया था, वो जो दूसरी बातें हम करने में व्यस्त हो गए, वो टाइम चला गया। तो घर कितने बज गए? 12 बज गए। तो चलो क्लास में। और अब लग रही है भयंकर कड़ाके की भूख, क्योंकि मैं खाने पीने के मामले में थोड़ा सा डिसिप्लिन हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा तो खाना रोज 11:15 साढ़े 11 खाना खा लेते। और वो क्योंकि बचपन में भूख लगती थी ना, लगती तुमको ऐसी भूख लगती नहीं हूँ, कड़ाके की भूख लग रही थी मैं यहाँ पे एकदम दिमाग खराब हो जाता है जिससे, होता है सर। और फिजिकली अगर आप एक्टिव हो तो कभी कभी ऐसी भूख लगती होगी, जल्दी खाना खा लो, मर रहा हूँ। आज वैसी हालत हो रही, लेकिन हम छुट्टी ब्रेक नहीं कर सकते, देखिए चैप्टर करा कर ही ब्रेक देंगे। क्या तो ब्रेक हो जाएगा, ये चैप्टर करा कम से कम अल्कली मेटल से पूरा करवाएंगे, अल्कली अर्थ जल्दी हो जाता है। इससे पहले ब्रेक देने से टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, वो नहीं करना। भूखे प्यास से पढ़ा रहे थे। पानी चलो, then all these halides are soluble in water। हाँ, अल्कली मेटल के तो सारे कंपाउंड पानी में घुलते हैं, सोडियम के सारे कंपाउंड घुलते हैं कि नहीं घुलते? और वैसे CBI भी घुलता है, तो ये घुलते हैं बोला भाई, तुमको पता है। अब फिर बोल रहे लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF, ये कम घुलता है। अब देखो कारण समझना, अभी लैटिस एनर्जी वाला फंडा लगेगा, लिथियम भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, तो ये लैटिस बहुत टाइट है। तो कह रहे कि इसलिए कम घुलता है, इसका लैटिस तोड़ने में हालत खराब हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सीजियम आयोडाइड क्यों कम घुलता है? क्योंकि देखो सीजियम बढ़ा तो आयोडाइड भी बढ़ा, ये लैटिस अगेन ठीक ठाक लैटिस है, राइट? या तो दोनों छोटे छोटे हो कैटायन, या दोनों बड़े हो। ये बोले सुनना, कुछ का काउंटर लॉजिक दे सकता है कि अगर लिथियम और फ्लोरीन छोटे छोटे हैं, लैटिस बहुत अच्छा है, तो इनको अलग करने के बाद जब हाइड्रेशन होगा वो भी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये आयन छोटे हैं तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। बट अब हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि लैटिस एंथैल्पी कितनी ज्यादा होगी साइज छोटी होने से, और हाइड्रेशन एनर्जी कितनी ज्यादा होगी साइज छोटी होने से। जो देखा वो समझा रहे, राइट? इस तरह से सीजियम आयोडाइड ये भी बोल रहे कम घुलता है। क्यों? कि इसके घुलने का कोई कारण ही नहीं है कि तुम घुल जाओगे। सीजियम इतना बड़ा है, उसका हाइड्रेशन ही नहीं हो रहा। पानी कहता है इसको इससे हमको संबंध नहीं बनाने। आयोडाइड इतना बड़ा, बोले इससे भी नहीं बनाने, भाड़ में जान दो इसको। इससे अच्छा हम साथ में ही रह लेते। जब हमको पानी भाव नहीं दे रहा था, एक दूसरे से जुड़ के चुपचाप बैठ रहे थे, तो इससे लैटिस इनका फिर भी अच्छा है। यस और नो? और वैसे भी कैटायन आयन दोनों बड़े बड़े हो तो रिलेटिव साइज हो जाती है, लैटिस अच्छा हो जाता है, क्लोज पैकिंग हो जाती है, लूज पैकिंग नहीं होती। तो याद रखना LiF कम घुलता है और क्यों कम घुलता है, सीजियम आयोडाइड कम घुलता है और क्यों कम घुलता है, पूछ लेते हैं IT वाले। अंडरलाइन
फिर अदर एलाइड्स और ये सब कुछ ऐसे ही। अब देखो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, मैंने बताया ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्सो ग्रुप। पहली बात ये बता रहे ऑक्सो एसिड क्या होता है, हम नाम तो पढ़ रहे हैं बट काम तो उसका स्ट्रक्चर क्या देखेगा। तो ये ऑक्सो है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये ऑक्सो ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन लगा दिया ऑक्सो ग्रुप। ये जिसमें भी ऐसा होगा वो ऑक्सो एसिड है। जैसे नाइट्रिक एसिड में देखो ये भी ऑक्सो एसिड आया ना, कार्बोनिक एसिड ये भी ऑक्सो एसिड हो गया। देयर इज एन ऑक्सो ग्रुप एंड देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बट यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ी गलती करती है। नाइट्रस है, ये लोग अपन को दूसरा ले लेते, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड भी ऑक्सो एसिड होता है, बोरिक एसिड में ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो ये थोड़ा गलत कर रहे हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है, वो जिसमें 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट होगा H, फिर वहां पे कुछ ऑक्सीजन और एक कोई नॉन मेटल, और कभी कभी मेटल भी हो सकता है, जैसे KMnO4 वाला HMnO4। ये थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया है, लेकिन चला लेते हैं। थोड़ा जो बोला समझ में आया, थोड़ा गलत बोला है इन्होंने, और जो बोला वो तो समझ लिया। अब ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इनकी पहले सॉल्ट्स की बातें कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। ध्यान से देखो तो सॉल्युबिलिटी तुमको पहले से ही पता है, और थर्मल स्टेबिलिटी फजांसूल से आती है। सॉल्युबिलिटी तुमको पहले ही पता है, ये तो सोडियम के सॉल्ट से सारे घुलेंगे, पोटेशियम के सॉल्ट से सारे घुलेंगे, और थर्मल स्टेबिलिटी फजांसूल से हम देख लेंगे। यस और नो, वही पूरे यहाँ पे समझा रहे। इस पैराग्राफ के लास्ट में क्या बोला, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, उससे पहले lithium being very small in size polarizes a large carbonate ion leading to the formation of more stable this and this। कुछ बात कर हड़बड़ी नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कर दी है, 50 रूल लगाना है। बताइए कौन सा थर्मली ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। तो ये गर्म करेंगे तो सबसे पहले यही टूटेगा, और टूट के क्या देगा Li2O प्लस CO2। इनके लिए भी गर्म करने में टूट तो जाते हैं, बट प्रैक्टिकली ये नहीं टूटते, क्योंकि इनके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए होता है जो लैब में या नॉर्मली आता नहीं है। यस और नो, ठीक। अच्छा, यही बोल रहे लिथियम वाला टूट जाता है, क्यों, लिथियम का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा परेशान कर देता है वो उसको। तो जैसे एनर्जी मिली बंधन तोड़ के भाग जाते हैं, रहने नहीं इसके साथ, भागो यहाँ से। ठीक आया ना। अरे भूख मुझे लग रही है, आवाज तुम्हारी जा रही है। आगे दे दिया फिजिकल एजुकेशन का पेपर, क्यों देना चाहिए था ना, खून पी लिया मेरा। वो बोल नहीं रहा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है सर, ऐसा 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 ऐसा। घर वाले किसके, मेरे घर वाले मेरे को तले समझ में आता है, तुम्हारे घर वाले तुमको तले, मेरे को क्यों, मेरे को कितने लोग तलेंगे भाई, लिमिट टू इट। एक बार ऐसे मेरे फोन पे अननोन नंबर की कॉल नहीं आती है, कनेक्ट नहीं होते। अगर आपका नंबर सेव नहीं है, आप कॉल करते रहो, कनेक्ट नहीं होगा। आपको ऐसा पता चलेगा कि नहीं द नेक्स्ट पर्सन इज बिजी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो कई बार मुझे कई लोग मिल जाते हैं, कई बार मैं कहीं चला जाता हूँ जहाँ लोगों से मिलना पड़ता है, तो उनके नंबर क्या है, ले नंबर दे, नंबर ये नंबर, फिर वो कॉल करते हैं, बोले बिजी आ रहा है, जो मेरे सामने वो बात ही नहीं, मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन तो फिर बिजी नहीं है। अरे बिजी आ रहा है, तो बिजी आ रहा है तो बात वो देख लेंगे बाद में उसको ब्लॉक कर देता हूँ कि वैसे भी अरे ब्लॉक कर देते तो ना वो भी नहीं आता, मिस्ड कॉल भी नहीं आता। अदरवाइज जैसे अभी किसी के नंबर दूसरे नंबर जो मेरे पास सेव नहीं है, आप कॉल करो तो मेरा फ़ोन या मेरी घड़ी में कुछ भी नहीं होगा। बाद में मैंने चेक किए तो बताएगा कोई इन लोगों ने ये अननोन नंबर से आपकी कॉल आई थी, बट
नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, तो जब मैं कॉल लिस्ट चेक करूंगा तब वो बताएगा। तो लोग कहते हैं नंबर चेंज होगा, हाँ नंबर चेंज होगा, दो कर ले, बताते क्यों। तो वो फोन आते हैं टेलीकॉलर्स के, सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ सर, आते ना वो, तो जनरली तो नहीं आते, बट फॉर सम रीजन अगर मैंने साइलेंस अननोन कॉलर नहीं कर रखा है, जैसे जस्ट इन केस कभी मान लो जैसे कल का ही दिन था, तो कल होली थी बट अपने तो काम करना है, तो जो भी घर पे जो हमारे लोग हेल्प करते हैं ड्राइवर या वो सब छुट्टी पे थे, तो खाना कौन लेके आए, तो मैंने कहा स्विगी विगी देख लेंगे, कुछ मंगा लेंगे। तो स्विगी से आया तो स्विगी वाला फ़ोन करता है ना कि हाँ सर, तो उसके लिए फिर 10 मिनट के लिए वो उसको साइलेंस और अननोन कॉलर को अलाउ कर देते, कोई कॉल कर लो आप। कई बार ऐसे किसी कारण के लिए करते, किसी का फ़ोन आ जाता है, सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ सर, आप ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है कुछ बेच रहे हैं, तो बहुत रेयरली फ़ोन आता है, तो मैं बात कर लेता हूँ, हाँ भाई हाँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो, सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, अच्छा क्या क्या काम है कि मैं क्या, तो मैं बोल देता हूँ कि मैम मेरे को आपसे कोई काम नहीं है, आप बताइए आपको मेरे से क्या काम है। बोले सर हम क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए और बताइए, आपकी इजाज़त हो तो फ़ोन रख दूँ। बोले सर सुन तो लीजिए, मैंने कहा मैम कुछ काम ही नहीं है, सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, मैंने कहा मैम आपकी शादी हो गई, बोले जो तुम सोच रहे हो कि नहीं सर, मैं करो और उसको तलो, मेरे को काहे को तल रहे हो, या फिर हाँ सर हो गई, तो मैंने कहा फिर उसका खून पियो ना, मेरा क्यों पी रहे हो, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ आपको, मुझे कोई काम नहीं है, फिर हम माथे चढ़ रहे हो तो फिर अब क्या करेंगे, सही बोला कि नहीं। चल जोक्स अपार्ट, बैक टू केमिस्ट्री। नाउ लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ये लाइन मिली और सॉलिड लाइन अंडरलाइन कर लो आप। इसका बाइकार्बोनेट इन्होंने क्या बोला, लिथियम वाले ने बोला इट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ये नहीं बोला इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं बोला, बोला इट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। बहुत काम की बात है ये, आईआईटी के बहुत सवालों में ये हिंट यूज हुआ है। सुनो ज्यादातर बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते, जैसे आपके घर पे मीठा सोडा पड़ा है, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये एक बाइकार्बोनेट है जो सॉलिड व्हाइट सॉलिड पाउडर पड़ा है तुम्हारे घर पे, और बहुत कम ही ऐसे बाइकार्बोनेट्स है जो सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं। पानी में तो हर किसी का मिल जाएगा, हार्डनेस पड़ी तुमने, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में मिल जाएगा, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पानी में मिल जाएगा, बट कैल्शियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता। बाइकार्बोनेट कुछ ही है जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, तो वो याद कर ले, तो बाकी सारे सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। तो लिखो इंपॉर्टेंट मार्क करके, only a very few, कुछ चुनिंदा, only a very few bicarbonates, only a very few bicarbonates exist in solid state. Right? Only a very few bicarbonates exist in solid state. एक्वस में हर किसी का मिल जाएगा, सॉलिड स्टेट में कुछ ही है, एक्वस में तो हर किसी का मिल जाएगा। तो कुछ की बात करते हैं, और वो कुछ कौन है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन है, सोडियम का बाइकार्बोनेट, पोटेशियम का बाइकार्बोनेट और अमोनियम का बाइकार्बोनेट।
NaHCO3, KHCO3, NH4, HCO3। वैसे तो रुबिडियम का भी कर जाता है, सीजियम का भी कर जाता है, बट रुबिडियम सीजियम हमसे कोई पूछता नहीं है, वो इसी में उलझा देते हैं, उनका तो नंबर ही नहीं लगता। तो कुछ ही बाइकार्बोनेट है जो सॉलिड स्टेट में मिल जाते हैं। अच्छा, एक्वस में तो ये भी मिल जाएंगे और बाकी सारे भी मिल जाएंगे। तो बोले कैल्शियम का बाइकार्बोनेट को बोले, अंडरस्टूड है कि वो एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड भी हो सकता है और सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, बोले मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, अंडरस्टूड है, एक्वस है। ठीक, कुछ ही बाइकार्बोनेट है जो सॉलिड स्टेट में रह सकते हैं। एक्वस में तो इनका भी मिल जाएगा, औरों को भी मिल जाएगा, बट सॉलिड स्टेट में इन्हीं का मिलेगा, बाकियों का सिर्फ एक्वस मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो एनसीईआरटी ने बोला कि लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट नहीं करता, बात सही बोली है, बट हमने उसको छोड़ के दूसरी बात पकड़ ली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यही है जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, तो बाकी सारे अंडरस्टूड है कि सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। ठीक है, बहुत काम की बात है। जब आप पुराने पेपर्स करोगे या जब उस लेवल के असाइनमेंट्स आएंगे तो आप देखोगे ये छोटा सा हिंट बार बार काम आता है, तब तक अपन रट लेंगे इसको। चलो, ये पेज हो गया। अब आया अनैमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, कि किस तरह से लिथियम बाकियों से अलग है। अनैमलस मतलब हट के, अलग, अजीब। तो लिथियम क्यों अलग है? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा, एक्सेप्शनली स्मॉल, और बिकॉज वो एक्सेप्शनली स्मॉल है तो उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इस कारण से इसकी हरकतें दूसरों से अलग है। ठीक है, as a result there is an increased covalent character which is responsible for the solubility in organic solvents and non-polar solvents. Further, lithium shows diagonal relationship to magnesium which has been discussed subsequently, अभी आने ही वाला है। तो सबसे पहले तो किस तरह से लिथियम अपने बाकी परिवार वालों से, बाकी एल्कली मेटल से अलग है। तो लिखा है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स, और यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिखेंगे। अगर आप आईआईटी के पिछले 40 साल के पेपर उठा के देख लो तो इन 7 में से 4 पूछे जा चुके हैं। इन 7 में से 4 पूछ लिए, तो कभी 5वां, 6वां, 7वां भी आएगा। इन 7 में से 4-5 में समझा भी सकता हूँ, 1-2 तो रटने पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। लिथियम इज मच हार्डर, एकदम मेटालिक बॉन्डिंग। लिथियम है एकदम छोटू एटम, हल्का एटम, देता तो फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन है वो, तो यह मेटालिक बॉन्डिंग मजबूत होगी कि नहीं होगी? तो ये पहला पॉइंट तो समझ में आ जाता है कि हार्ड है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। यस, क्लियर। दूसरा, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हमको मालूम है, लिथियम और पानी की रिएक्शन में धमाका नहीं होता, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट तो सबसे बढ़िया वही, ये बात हम जानते हैं। और कंबशन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली दिस एंड दिस। बाकी लोग ना तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करते और ऑक्साइड नहीं बनाते, या तो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, तो ये बातें भी हमको पता है। यस और नो? तीसरा, LiCl is deliquescent and crystallizes as this, whereas other alkali metal chloride do not form identity। बाकी लोगों को पानी से प्रेम नहीं है, इसको बहुत ज्यादा प्रेम है पानी से ही पढ़ा, बट यहाँ पे एक नया शब्द आया, deliquescent। क्या 11th में कभी चर्चा हुई कि नहीं? 11th हाँ, एनसीईआरटी की भी क्लास में हुई होगी। ये डेलिक्वेसेंट वर्ड 12th में तो आज आया है, और आज ही बार बार आने वाला है एनसीईआरटी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन अभी रुक के पहली बार में इसको समझ लेते हैं कि ये डेलिक्वेसेंट क्या होता है। पुराने पेपर में इसमें सवाल आए हुए, और एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पूछा है, और तो हम उससे बाहर भी जाएंगे बाद में, अभी नहीं, आज। दोष, एक है हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा
डेलिक्विसेंट। हाइड्रो नहीं, हाइग्रो ही होता है, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसेंट। अगर आपके पास एक सॉल्ट है विच इज अ सॉलिड, और वो अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, पानी नहीं, मॉइस्चर, पानी नहीं डाला आपने, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, और वो बन जाए A.HH2, लेकिन रहे सॉलिड का सॉलिड, तो बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। लेकिन अगर आपके पास एक B सॉलिड है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे और बन जाए B एक्वस, आपने पानी एब्जॉर्ब किया लेकिन आप उसमें घुल गए, आपकी अवस्था परिवर्तित हो गई, योर स्टेट हैज चेंज्ड, तो दैट वी कॉल इट डेलिक्विसेंट। दोनों में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है, एक में आपने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा बट आप रहे सॉलिड के सॉलिड, आप पिघले नहीं, घुले नहीं, तो हाइग्रोस्कोपिक। आपने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और आप उसमें घुल गए, स्टेट चेंज हो गई, तो क्या बोलेंगे? डेलिक्विसेंट। क्या बोला लिथियम के लिए इन्होंने? इट इज डेलिक्विसेंट। नॉट ओनली डज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट ऑल्सो डिसॉल्व्स इन इट, द स्टेट इज चेंजिंग। समझे? ये बहुत अच्छे से यूज करा एनसीईआरटी ने, लिखो फटाफट। दोनों में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, बट एक से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ, सॉलिड का सॉलिड रह गया, एक बार सॉलिड से एक्वस हो गया, उसी में आप भूल गए, तो दैट इज डेलिक्विसेंट। तो LiCl कैसा बताया इन्होंने? डेलिक्विसेंट। अच्छा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये चीज मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें घुल जाएगी या नहीं घुलेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट जो पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स या पूरी किताब ही डाउनलोड कर ली। अब उसके अंदर जो जो वर्ड, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो उसमें लिखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो एनसीईआरटी में जितनी जगह डिस्प्रोपोर्शनेशन आया है सारा इकट्ठा कर देते हैं। जेई में एडवांस में सवाल आते हैं, हाउ मेनी कंपाउंड्स विल अंडरगो, हाउ मेनी ऑफ दीस कंपाउंड्स विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो एनसीईआरटी में जितना भी है, फिर जेडीली किताब उठाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन जितना भी है उसमें, हाँ ये तुम्हारे काम का है, वो छान के ले आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डेलिक्विसेंट कौन कौन हो सकता है, तो ये इस चैप्टर में ये वर्ड पहली बार आया, कहीं कहीं और भी छुपा हुआ है, सारा छान के ले आए। फिर इनऑर्गेनिक की 2-3 बेसिक किताबें, उनमें भी गए, डेलिक्विसेंट वर्ड डाला, जो भी अच्छा लगा इकट्ठा करके ले आए और अपने आईपैड में लिख के रख लिया। समय आने पे आपको भेज देंगे डेलिक्विसेंट ये है, आइडिया दे देंगे। फिर कि भाई ये देखो 10 है, 10 में से 6-7 तो बार बार आ रहे हैं, ये 3 एनसीईआरटी में और छुपे हुए हैं, किसी और किताब में, और रट्टा मारना पड़ेगा, और उससे बहुत बढ़िया काम निकल जाता है। तो जो समझा सकते हैं वो समझा देते हैं, रटवाना है वो जिंगल बनाने, जिंगल बनाते हैं, कुछ करते हैं, और नहीं तो एनसीईआरटी छानते रहते हैं, दूसरी किताबें छानते रहते हैं, वो लिस्ट बना के ले आते हैं, जिससे आपको फायदा होगा, बस आप क्लास अटेंड करते रहो। तो LiCl के लिए क्या बोला इन्होंने? ये डेलिक्विसेंट है। क्यों है उसका लॉजिक नहीं है, फिर पानी एब्जॉर्ब करके घुलना क्यों जरूरी है कि नहीं साहब, इतना लॉजिक नहीं चलता। ठीक, बाकी लोगों को पानी से प्रेम नहीं है, लेकिन इसको Li वाले को प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रोसेसिंग पास जाता है तो पानी को पकड़ लेता है। ठीक। फोर्थ, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाकी सबका तो बाइकार्बोनेट मिलेगा सॉलिड स्टेट में, इसका नहीं मिलेगा, तो देखो ये अलग हो गया।
ये अपने परिवार वालों से अलग रास्ते जा रहा है, ठीक है। फिर आया अगला, लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथाइनाइड और रिएक्शन इज इथाइन। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? इसमें आईआईटी वाले सवाल पूछ ले, बच्चे रो जाएंगे। तुमको भी अगर आज तक नहीं बताते तो तुम भी रो जाओगे। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन आओ, किस तरह से आईआईटी वाले बच्चों को फंसाते हैं। बोलेंगे इसमें सोडियम डाला, बताओ क्या होगा। बोलेंगे इसमें लिथियम डाला, बोले क्या होगा। बोले इसमें पोटेशियम डाला, बोलेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक। और ये क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले, तो लिथियम ये रिएक्शन नहीं देता, लिथियम की रिएक्टिविटी कम होती है। तो सोडियम देगा, पोटेशियम देगा, लेकिन लिथियम नहीं देगा। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ाया हो तो आप करवा दोगे रिएक्शन, हाँ या ना। बोले ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ये तो एसिडिक होता है, क्या इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी ना? ऑर्गेनिक में पढ़ा, अच्छी बात है, इसीलिए तुम फंसोगे। जैसे ऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ी, वो तो सवाल वैसे ही छोड़ चुका है, उससे तो कंपटीशन है ही नहीं। पर जिससे पूरा पढ़ा है वो नंबर ले आएगा, जो अधूरा पढ़ा है वो भी कुछ नंबर तो लाएगा। तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। बोले कि मतलब इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन, बोले ऑल ऑफ दीज, गड़बड़ हो गई। सही तो आया, ध्यान रखना है इसका। क्यों? लिथियम इज लेस रिएक्टिव, लिथियम धमाकेदार रिएक्शन नहीं करता ना, लिथियम धीरे धीरे रिएक्शन करता है। कई बार इतनी धीरे करता है कि होती ही नहीं रिएक्शन। ठीक है। 6, लिथियम के नाइट्रेट को गर्म करें तो ऐसा होता है, सोडियम के नाइट्रेट को गर्म करिए तो इफेक्टिव पढ़ाया। लिथियम Mg के जैसा होता है, याद आया? जो तो भी थोड़ी देर में और आने वाला, लिथियम Mg के पीछे चलता है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जैसे Mg का नाइट्रेट NO2 देता है तो ये भी देता है, ये भी पढ़ लिया। और लास्ट ये रट्टा मारना पड़ेगा, ये इसमें घुलता है और ये इसमें नहीं घुलता है, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स है। फिर है पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, डायगोनल रिलेशनशिप अब डिटेल में आ रही है, किस तरह से एक जैसे। तो आप देखिए लिथियम की साइज क्या है 152 pm, Mg की साइज क्या है 160 pm, तो इनमें 10% का भी फर्क नहीं। फिर आयनिक रेडियस एक का 76 है और एक का 72 है, फिर भी बहुत पास पास है, तो इनकी हरकतें एक जैसी है। कौन कौन से पॉइंट है? पहला, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट, रट्टा मारना। दूसरा, दोनों नाइट्राइड उससे रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन से, और नाइट्राइड बनाते हैं। दोनों नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं और दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छे से तसल्ली से जिस तरह से लिथियम बनाता है लिथियम का ऑक्साइड और बनाता है लिथियम का नाइट्राइड, तो Mg भी उस तरह से ऑक्साइड बनाता है और ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, और Mg भी उसी तरह से अपना नाइट्राइड बनाता है। तो देखो मिलती जुलती हरकतें हो गई, राइट? लिख लो। फिर थर्ड पॉइंट पे ये दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। चौथा पॉइंट, दोनों कार्बोनेट अनस्टेबल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों कार्बोनेट अनस्टेबल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, ये भी हमको पता है, हाँ या ना? नहीं पता। फिर आया पांचवा पॉइंट, बोथ आर सॉल्युबल, ये रट्टा मारना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी का तो भाई कोई लॉजिक होता ही नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ता है। और सिक्स पॉइंट, वापस देखो शब्द आ गया, कौन सा? डेलिक्यूसिटी।
लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, Mg+2 का पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा होगा। वो भी पानी को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और घुल जाता है। ठीक है, चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला Na2CO3, नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। फिर ये कैसे बनता है, इसके लिए 3 रिएक्शन दिख रही है आपको, और ये पढ़ रखी है आपने ये इस साल 12th में नहीं? अभी सुनो, लिखना छोड़ दो। इसका रॉ मटेरियल है अमोनिया, CO2, पानी। इधर देखो, अमोनिया बेस, CO2 एसिड, ये H+ लेगा, ये H+ देगा, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? NH4+ HCO3-। कोई एतराज आपको इस बात पे? अच्छा, ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा, अमोनियम सॉल्ट है, बाइकार्बोनेट के घुलेगा। फिर मैंने क्या करा, इसे मिला दिया NaCl। NaCl 10वीं क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थी। ऐसा करते हैं, एक तो बन जाएगा NH4 का Cl और एक बन जाएगा NaHCO3। घुलेंगे नहीं घुलेंगे? ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट आ रही है। आपने डी ब्लॉक पढ़ लिया, वहां पे चीज पढ़ रखी है, उसको यूज करते हैं। K2Cr2 पानी में घुलता तो है लेकिन कम घुलता है, याद आया? घुलता है लेकिन कम घुलता है। ऐसा कुछ पढ़ा कि नहीं? बस सेम चीज। NaHCO3 पानी में घुलता तो है लेकिन कम घुलता है। तो ये बना, ये सब कंसंट्रेटेड है। ये घुल सकता है, ये भी घुल सकता है, ये भी घुल सकता है, ये भी घुल सकता है, बट इसे घुलने की क्षमता थोड़ी कम, इसकी लिमिट कम है। तो जितना घुल सकता है उतना घुलेगा, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो पीपीटी भी आएगा। फिर इसका पीपीटी क्यों बनाई? तो घुलता है, हाँ घुलता है, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना। उससे ऊपर वाला तो नीचे बैठेगा, तो वो नीचे बैठ गया, मैं इसको गर्म कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? Na2CO3 + CO2 + पानी। ये यही तुम्हें बनाना था, ये बन गया। और ये जो CO2 है, जाने मत दो, इधर डालो, रिसाइकिल करो, पैसे भी वेस्ट करो। और ये जो है, इसको भी जाने मत दो, इसके अंदर मिलाओ सबसे सस्ता बेस। सबसे सस्ता बेस क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सस्ता है तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस ने वीक बेस को बाहर निकाल दिया और अपना खुद का सॉल्ट बना दिया। बना लो, तो मुझे क्या करना। अब सुनो, रॉ मटेरियल क्या है? अमोनिया, CO2, पानी। ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे? H2CO3। एसिड और बेस की रिएक्शन में एक H+ दे दो, एक ही नहीं दे पा रहा, दूसरे का नंबर क्या लगेगा? ये बन गया। घुलता है? बिल्कुल घुलता है। खूब सारे नमक डालो, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, लेकिन इसे घुलने की लिमिट कम है। तो जितना घुल सकता है उतना घुलो, बाकी नीचे बैठो। तो नीचे बैठा, उसको अलग से निकाल लिया, गर्म किया, ये बन गया। CO2 को जाने मत दो, वापस डाल दो। इसको भी छोड़ो, इस पर क्या डालें? सबसे सस्ता बेस। कमर्शियल तरीका है ना पैसे बचाने, सबसे सस्ता बेस डालो, अमोनिया वापस आ जाएगा। यस और नो? पानी वेस्ट हो रहा है, पानी के लिए परवाह वैसे भी नहीं करते हो। ठीक है, इसका नाम क्या है इस तरीके का? सॉल्वेज प्रोसेस। नाम तो रट्टा मारता पड़ा, उसमें क्या लॉजिक है? तो एक तरह से रॉ मटेरियल क्या है? 1, 2 पानी, और बाद में क्या लिया? NaCl, ये भी तो लेना पड़ेगा। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब उसके अंदर लगातार यूज होते रहते हैं। ये चीजें वापस थोड़ी मिल रही है। ठीक है, समझ में आया? हो गया। अच्छे से लिखो 2 बार अभी के अभी, तब तो और बैठेगा।
लिख लो बेटे क्यों, फॉरवर्ड लिख लो। अब एनसीईआरटी कहती है कि ये तरीका आप KFCO3 K2CO3 के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि NaCO3 कम घुलता है तो पीपीटी आ जाता है, मैं गर्म करूंगा मुझे चीज मिल जाएगी सॉलिड। KFCO3 अगर यहाँ लोगे तो इतना ज्यादा घुलता है कि पीपीटी नहीं देता। ये लिखा है एनसीईआरटी ने, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट Solvay process cannot be extended to the manufacture of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble to be precipitated। हाँ या ना? तो इस तरह से Na2CO3 बनता है, इस तरह से K2CO3 नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी। इनफैक्ट ये 10वीं के एनसीईआरटी में भी था। 10 तो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड है, पानी में घुलता है, सब ठीक है। गर्म करेंगे तो 375 केल्विन तक इतना टूटेगा, और गर्म करेंगे तो वो बचा कुचा पानी भी दे देगा। आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर क्या लिखा है? 375 कहाँ लिखा हुआ? 375, 373। मेरी किताब में एक जगह लिखा हुआ 375 और एक जगह लिखा 373, ऐसे लिखा हुआ है। बट या तो दोनों 373 होने चाहिए, ये दोनों 375 होने चाहिए। जेडी किसी किताब में चेक कर लेंगे। चेक बेटा 3 चला लेंगे। हाँ जी, कार्बोनेट जो है बेसिक होता है। देखो पानी रिएक्शन मिली, कार्बोनेट है पानी से, ये कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, आयनिक पे फिर पढ़ेंगे। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट। लिख लो वहां पे, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट। बोला भी हाइड्रोलिसिस उन्होंने। कहाँ काम आता है ये सोडियम कार्बोनेट? तो ये वाटर सॉफ्टनिंग, हाँ वाटर सॉफ्टनिंग क्या रहा? कॉस्टिक सोडा। दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे कोई याद थोड़ी होता है किसमें काम आएगा, अभी जो क्वेश्चंस करोगे तब याद रहेगा। इट इज यूज्ड इन पेपर पेंट्स, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी, लैब में तो हमारे कोरोना में बंद पड़ी है सर। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। NaCl, NaCl बनाने का लफड़ा ही नहीं है। समुद्र में इतना बनाया पड़ा, उसको सुखा दो, पानी में उड़ जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा। यही होता है, तो बनाने का लफड़ा तो ही कोई बनाता नहीं, महंगा पड़ता है। अब डेलिक्वेसेंट वापस आएगा। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा मिलेगा कि आपके नमक में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये इम्प्योरिटी है, बिकॉज दे आर डेलिक्वेसेंट, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये मिली ये बात? अब अपन डेलिक्वेसेंट वाली बात को और तसल्ली से पढ़ते हैं। पेन छोड़ दो। अब से 10-15 मिनट में हमने एल्कली मेटल्स वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। यस, और फिर आपको क्वेश्चंस करने शुरू कर देने, ब्रेक भी देंगे थोड़ा, फिर हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, देन थोड़ा सा सेशन लगाएंगे थोड़ी देर बाद, और एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन आपको टाइम देना। ये तो 2 लेक्चर, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर हो गए। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये पढ़ा दिया, और उस समय पहले 11-11:15 बजे ब्रेक दिया था। 9 से ये थोड़ी पढ़ा था, पहले एडजर्नली क्वेश्चंस करे थे। आई थिंक जो मेरी कैलकुलेशन है कि 3 लेक्चर के अंदर ये हो जाता है। 2 लेक्चर ऑलमोस्ट एल्कली मेटल में लगते हैं, और फिर 1 लेक्चर के अंदर एल्कलाइन अर्थ हो जाता है। फिर से क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हो जाएगा शाम। अरे शाम को 7 बजे तक क्लास नहीं हो, मैं ऐसे ही बोल रहा था। 6 बजे बोलिए, इधर करना चाहिए थोड़ा। ये NaCl के अंदर क्या बोल रहे हैं?
एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। NaCl में MgCl2 है और कैल्शियम क्लोराइड भी है। कहाँ से है कि जहाँ से NaCl आया वहां से ये भी आया। ऐसा नहीं किसी ने नमक में मिलाया, समुद्र में से जब नमक निकाला तो समुद्र में ये भी था, ये भी साथ में आ गया। और नॉर्मली लोग इसी को पैक कर देते, इसी में थोड़ा आयोडीन डाल देते और बेच देते। जो नॉर्मली नमक खरीद रहे हैं वो यही वाला है, जिसमें ये दोनों थोड़े थोड़े हैं, देख लेना उसमें लिखा होगा ये है। अब प्रॉब्लम क्या है? आर दे बैड फॉर हेल्थ? नो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने कम है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम ये कि जब बारिश का मौसम आता है, जब मॉइस्चर ज्यादा होता है, जैसे अभी इतना मॉइस्चर नहीं बाहर, और बारिश के मौसम में तो बहुत मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी होती, तो इनकी आदत है कि अगर मॉइस्चर ज्यादा होता है एब्जॉर्ब कर, थोड़ा बहुत तो चलता है, जैसे जैसे मॉइस्चर ज्यादा होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करे तो करे सोल्यूशन बना लेते हैं। भाई तुम पानी को एब्जॉर्ब करो, तुम्हारे साथ रखो, सॉलिड के रूप में रहो, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं, क्या बोले एडिलिक्विड। तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और एक सोल्यूशन बना लेंगे। अब जब सोल्यूशन बनेगा तो भले ही NaCl ने उस पानी को नहीं बुलाया, बट पानी आ जाए तो NaCl मना तो नहीं करेगा। ये सुनो, तुम एक बारी अंगुली गीली करो और नमक के अंदर डाल दो, तो नमक चिपकता है कि नहीं चिपकता? तो सेम थिंग हैपेंस देयर कि पानी नमी ऊपर है, नमक ने नहीं बुलाई, पर नमक के अंदर कुछ और घुसपैठिए बैठे, उन्होंने साजिश रची और पानी को बुला लिया और सोल्यूशन बना लिया। तो अब पानी जब आएगा, लिक्विड बन रहा है, तो NaCl बोलेगा अब तो मैं भी घुलूंगा इसके अंदर, आया ना? तो थोड़ा समय ये है, वो पानी के मॉलिक्यूल बुलाता है और घुल जाता है, वहां पे एक सोल्यूशन जैसा बनता है। जब वह सोल्यूशन बनता है तो आसपास का नमक भी उसमें अब तो आके विसर्जन कर लेगा। तुमने नमक में एक बूंद पानी टपका दिया, तो जहां पर पानी टपकता है वहां आसपास का जो नमक है सारा डला बन जाता है कि नहीं? तो सेम थिंग हैपेंस कि नमक है, उसे पानी की बूंद नहीं, पर पानी आ तो गया। अब जो भी पानी लेके आया NaCl जाके जुड़ जाएगा उसके अंदर। तो जो NaCl के दाने अलग अलग थे, उनका डला बनता है कि नहीं बनता है? वो डला बन जाएगा। और बारिश के मौसम में यही होता है, आप देखोगे नमक के डले बन जाते हैं। अगर आप वो नमकदानी है, वो नमक छिड़कने के लिए वो रखा हुआ है, तो बारिश के मौसम में छिड़को, नमक आ ही नहीं रहा। खोल के देखा, बोले नमक तो है, फिर डले बन दे रहे। बोले डले कैसे बने? हमने तो पाउडर डाला था, बिल्कुल पाउडर डाला था। समझ में आया? ये लोग उसके अंदर ऑलरेडी है, ये नमी को बुला लेते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर नमक उसमें जाकर घुल जाता है। यस और नो? ये बारिश के मौसम में फील किया आपने कि नहीं? तो अब इसका इलाज क्या है? कोई इलाज है भी या नहीं? तो इसका इलाज बता रही है NCERT। इसका इलाज है टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड। अगर प्योर चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए, तो टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, द क्रूड सॉल्ट जिसमें ये है, इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। घोलो लेकिन मिनिमम मात्रा में। तो बताता हूँ, समझा? तो इधर देखना, पेन छोड़ो। पानी में घोलो, मिनिमम पानी में घोलो। अब 99% तो यही है। तो अगर आपने कम से कम पानी लिया है तो Na प्लस की कंसंट्रेशन, Cl माइनस कंसंट्रेशन उनकी KSP के बराबर है। वो सैचुरेशन पे आ चुके। KSP का आइडिया है कि नहीं है? वो अपनी सैचुरेशन पे आए, लेकिन Mg+2 आए तो वह बहुत कम है। ओके, मैं थोड़ी सैचुरेशन पे, जो ज्यादा है वो अपनी लिमिट तक पहुंचेगा। तुम इससे ज्यादा नहीं घुलोगे, हम तो यही इतने से इतने तो घुलेंगे ना आप। हाँ यार, समझ रहे हो? Cl2 बोलता है कि मैं तो वही इतना तो घुलूंगा ना। जब NaCl इतना घुल सकता है, वो अपनी लिमिट तक पहुंचा, मेरी तो लिमिट भी नहीं आई अभी, मैं तो इतना तो घुलूंगा। हाँ ठीक है, घुल जाओ। तो सब आपने नमक को पानी में घोल दिया, कम से कम पानी लिया, ताकि ये लिमिट में आ गए, बाकी लोग लिमिट पे नहीं गए, बाकी लोग एकदम कगार पे नहीं। बोले हम तो आराम से, वी आर वेल विद इन आवर लिमिट्स, इतना तो घुल सकते हैं। अब तुमने उसमें ड्राई HCl गैस पास कर, ड्राई HCl गैस है, जैसे ही पानी में डालोगे HCl को याद आएगा मैं तो एसिड हूं। हवा में तो याद नहीं आता उसको एसिड वाला काम करना, हवा में तो आयोनाइजेशन नहीं होता, पानी में जाते आयोनाइजेशन की याद आ जाती है। तो ये टूट के देगा H+
एंड Cl माइनस। Cl माइनस तो पहले से ही भरा पड़ा था, जैसे ही और Cl माइनस आएगा, अगर आयनिक पड़ा हो तो याद आएगा। अब आपका प्रोडक्ट आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे एक्सीड कर चुका है, अब आपको यहाँ से प्रेसिपिटेट होना पड़ेगा। बोले ये हम क्यों है, हम तो हमारे लिमिट में ही नहीं, हम तो घुलेंगे अभी। तो NaCl निकल जाता है, MgCl2 तैरता रहता है, CaCl2 तैरता रहता है, तो NaCl अलग हो गया। यही तो करना था मैंने। ये सुनो, ऊपर से जो पानी है दूसरे बर्तन में बहा दो, भले वो गीला गीला नमक है, धूप पे रख दो, सारा पानी उड़ जाएगा। NaCl तो .H2 रखता नहीं है, NaCl तो .H2 रखता नहीं है। याद आया? यही कह रही है NCERT। The crude salt is dissolved in minimum amount of water. The solution is then saturated with HCl gas. Crystals of pure NaCl separate out. Calcium and magnesium being more soluble remain in the solution. क्या हम तो घुलेंगे, तुम निकलो यहाँ से। Yes or no? समझ में आ रहा है? बाजार में ऐसे भी नमक आते हैं जो बारिश के मौसम में भी फ्री फ्लोइंग रहते हैं, जिनमें डले नहीं बनते। तो उसमें क्या करा उन्होंने, उसमें ये प्रोसेस उन्होंने कर लिया कि उस नमक को पानी में घोला, मिनिमम पानी में घोला ताकि सैचुरेट हो जाए, HCl पास करके NaCl निकल गया, बाकी लोग वही रह गए, उसको पैक करके आयोडीन डाल के बेच दी। यस और नो? आपने देखा होगा कि कंपनी कैच नाम से इतना सा नमक देते हैं 50 रुपए में, 100 रुपए में, राइट? उसमें क्या स्पेशल नमक नहीं है, तो NaCl, उसमें ये लोग नहीं है। तो बारिश के मौसम में भी वो उसके डले नहीं बनते, जब तक नमक है तब तक बाहर आता रहेगा, बस महंगा आता है। इससे अच्छा हम डब्बा खोल के निकाल लेंगे, इतना खर्चा कौन करे। 1 किलो नमक आता है 15 रुपए का, और इसे 50 ग्राम नमक लेने जाओगे 50 रुपए का, तो अपन तो क्या करते, बारिश के मौसम में नमक ही नहीं खाएंगे। ठीक है सर, मैं डेली रिजल्ट की नहीं, अब जो लिखना चाहो लिख लो, ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बट एक बार लिख लो, जल्दी लिखो, भूख लग रही है।
देसी जुगाड़ क्या है? चावल डाल, कच्चे चावल डाल दो उसमें, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देसी जुगाड़ है, बहुत अच्छा काम करता है ना। ये पानी में घुलता है, सॉलिडिटी ठीक है, हो गया। अब फटाफट खत्म करते हैं। NaOH कैसे बनाते हैं तुमको पहले ही पता है। याद करो, कास्टर केलर सेल, मर्क्यूरी कैथोड, यस यू नो दैट। आगे बढ़िए, इसी पेज पे लास्ट पैराग्राफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। इट मेल्ट्स एट दिस, इट इज रेडिली सॉल्युबल। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। ये देखो, कल तक डेलिक्विसेंट वर्ड नहीं आया था, अब हर दूसरी चीज डेलिक्विसेंट है। तो यही भूलेंगे इनमें से कौन सी चीजें डेलिक्विसेंट है। एनसीईआरटी में बार बार आ गए, ठीक है। अब सुन, एक तरफ ये बोल रहे हैं NaOH कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट सॉलिड, बोला है, बोला, बट प्रैक्टिकली कभी तुमको ट्रांसलूसेंट सॉलिड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि the sodium hydroxide solution at the surface reacts with CO2 in the atmosphere to form Na2CO3। मिली ये बातें, तो इसको समझते हैं। डेलिक्विसेंट वाली बात वापस देखना। इन्होंने बोला है कि NaOH डेलिक्विसेंट, हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है बशर्ते ज्यादा मॉइस्चर हो। और बहुत ही ड्राई डे है तो ऐसा नहीं होगा। NaOH मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर, ये सॉलिड था। अब क्या बन जाएगा ये NaOH एक्वस। ये बहुत बढ़िया बेस है। हवा में CO2 है, ऐसे CO2 बेकार एसिड है, ऐसे CO2 का जो एसिड है वो बेकार है, लेकिन सामने NaOH एक बहुत बढ़िया बेस भी तो है, तो इनकी रिएक्शन करवा दे और ये बना दे। अब ये जो है ये ट्रांसलूसेंट वाइट नहीं होता, ये सिर्फ वाइट होता है। जहां ये होता है ट्रांसलूसेंट वाइट, ये वैसा नहीं होता। तो बोल रहे हैं ट्रांसलूसेंट वाइट, बट एक्चुअली कभी ये दिखता नहीं है, क्योंकि ये बन जाता है कैसे, ये डेलिक्विसेंट है, सोल्यूशन बनता है। अब वापस पढ़ो एनसीईआरटी। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बोला है, देखो क्या बोला इन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट दी सरफेस। सोल्यूशन वर्ड समझ में आया क्यों बोला, डेलिक्विसेंट में तो सोल्यूशन ही बनता है, ठीक है। और फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी, सब समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। Another 2 minutes। फिर आया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो भी बनाना सीखा था, NaHCO3 बनाना सीखा था ना सॉल्वेज में, तो NaHCO3 बन गया। इन्होंने दूसरा तरीका दे दिया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये लो, Na2CO3 में है कार्बोनेट, H2CO3, CO2 को ऐसे लिख दो H2CO3, ये एक H प्लस लेगा, एक H प्लस देगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं। इसे H प्लस लिया, इसे H प्लस दिया, समझ में आया कि नहीं आया। ये एक एसिड है और ये एक बेस, ये एक एसिड, ठीक है, लिख लीजिए। और ये हो गया हमारे अल्कली मेटल्स पूरा, ठीक है। अब आप थोड़ा क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा लंच भी करना होगा आपको, ठीक है। रेस्ट करने का तो टाइम नहीं है, और तुम लोग यंग लोग हो, तुम्हें रेस्ट चाहिए भी नहीं, आई थिंक सो। तो बज रहे हैं अभी 2 में 10 का। हम लोग कितना ब्रेक दे दो, 40 15 कितने मजाक मत करो। ठीक है, 50 मिनट का टाइम है, अपना खाना खा लो, असाइनमेंट जो दिया है क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो।
कोई डाउट हो रेफर एनसीईआरटी एल्कलाइन अर्थ वाला है छोड़ दो, एल्कली वाला है करते रहो, एल्कलाइन छोड़ दो, थोड़ी देर बाद एल्कलाइन पढ़ लेंगे फिर वो कर लेंगे।